नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हम हर रोज आपके लिए चुनाव से जुड़ा हुआ एक ऐसा बड़ा मुद्दा लेकर के आते हैं जिसको आपको सरल भाषा में समझाने के लिए उसको डिकोड करते हैं। और आज इसीलिए एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाला मुद्दा जो हमेशा से राजनीतिक दलों और चुनावों पर बड़ा असर डालता है और वो है छोटे राजनीतिक दल, और उसी को लेकर के हम आज इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में सत्ता पर काबिज होने की जंग चल रही है, जिसमें राजस्थान से एक तरफ बड़े राजनीतिक दल मैदान में हैं तो दूसरी तरफ पीएसपी, आरएलपी, बीटीपी, बीएपी जैसे दल बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। सूबे की सियासत में चुनावी लड़ाई भले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच दो ध्रुवी के तरीके से नजर आती हो, लेकिन छोटे दलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनावों का जो ट्रेंड रहा है उसके चलते छोटे दलों के रोल भी अहम हो जाते हैं। यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल में हुए विधानसभा चुनावों में निर्दलियों ने बड़ी भूमिका निभाई और बड़े बड़े धुरंधरों का खेल तक बिगाड़ दिया। यही नहीं, कांग्रेस को 2008 और 18 में दोनों ही बार छोटे दलों के दम पर सत्ता का सौभाग्य मिला, लेकिन इस बार के मुकाबले में कुछ और चीजें बड़ी खास हैं। एक तो यह कि कांग्रेस इस बार आरएलपी और सीपीआईएम के साथ मैदान में है और उधर बीजेपी राजस्थान में अकेले ही चुनावी जीत का दम भर रही है। वहीं इस बीच निर्दलियों का गणित समझें तो राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पार्टी से नाराज नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 8,054 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें से महज 4 ही निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके संसद पहुंचे थे। अब ऐसे में देखना है कि 2024 में छोटे दलों के बड़े अरमान क्या पूरे हो पाएंगे। इस पूरे सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके मतलब को डिकोड भी करेंगे। और चलिए, इस बीच हमारे साथ सभी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवीन चौधरी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें लेना चाह रहा हूं। नवीन चौधरी जी, अगर हम पुराना इतिहास समझें तो न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनावों में जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं वो बड़े अंतर से बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा चकमा देने में काम वहां राजस्थान के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में लोकसभा के अंदर आपको लग रहा है कि उनका उतना ज्यादा प्रभुत्व नजर आएगा? देखिए, इस बार बीजेपी के ऊपर मुझे नहीं लगता बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। हालांकि कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि वोट जो डिवाइड होते थे उन वोट्स को कंसोलिडेट करें। मैं एक विधानसभा का आपको उदाहरण दूं। विधानसभा के अगर हम परसेंटेज की बात करें, शुभंकर जी, मैं थोड़ा सा डेटा की यहाँ पे बात करता हूँ। तो विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क नहीं रहा। 2-2.5% का 41.7 पे बीजेपी थी और कांग्रेस 39.8 पे। बीएसपी जो है, जिसका की प्रभाव हमने कई बार विधानसभा चुनाव देखा, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है और यही इंपैक्ट जो है हमें बीएसपी का जो है लोकसभा में भी दिख रहा है। अगर 2004 से और 2019 तक का आप कंपैरिजन करें तो बीएसपी ने 2004, 9, 14 में 24 या 23 कैंडिडेट लड़ाए, लेकिन इनका वोट परसेंटेज 3.2 से 2.4 तक आया 2014 में और पिछली बार ये 1.1% पर आ गए। तो बीएसपी जब लोकसभा की आप बात करें तो हम ये एक बड़ा चेंज होता हुआ देख रहे हैं कि विधानसभा का इंपैक्ट लोकसभा पे नहीं आ रहा। बीटीपी का जो है खुद का परसेंटेज 1 था, लेकिन स्प्लिट हुई और बीएपी जिसने चुनाव लड़ा 2023 में वो 2.33% लेके जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मुझे नजर आता है होता हुआ कि लोकसभा में ये वोटिंग बड़े अलग तरीके से जा रही है। आरएलपी की आपने बात की, आरएलपी का 2.1% वोट था, लेकिन वो बीजेपी के साथ थे। तो वहां पर बीजेपी का जो अपना वोट परसेंटेज है वो भी उनको मिला है, जबकि विधानसभा में वो 0.02% के ऊपर निपट गए हैं। तो इसलिए हम जो उसका इंपैक्ट अगर पूरे पैन स्टेट में अब लेके देखें तो पैन स्टेट में मुझे लगता है कि प्राइमरी बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। कुछ एक सीटों पर स्पेशली, जैसे कि महेंद्रजीत मालवीय को कांग्रेस से बीजेपी ले आई बांसवाड़ा में, तो वहां पर जो है बीएपी के लिए सीट खाली कर दी है कांग्रेस। तो यहाँ पर एक टफ फाइट बीजेपी को होती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि बीएपी का एक अच्छा होल्ड यहाँ पर हो गया है। सिमिलरली नागौर की सीट भी मुझे इसी तरह से दिखती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का अपना एक होल्ड नागौर के अंदर तो है ही है।
तो आरएलपी वहां पर बड़ी स्ट्रांग है, और कांग्रेस यहां पर जब उनके साथ हाथ मिलाती है तो ये एक कठिन स्थिति बन जाएगी बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की कैंडिडेट ज्योति मिर्धा है, विधानसभा हार चुकी है, और विधानसभा हारने के बावजूद एक कई बार जो होता है सहानुभूति आनी चाहिए कि मिर्धा जी के परिवार से है, वो सहानुभूति ज्योति मिर्धा को अभी भी नहीं मिली है। तो ये 2 सीटों पर मुझे छोटी पार्टियों की वजह से इम्पैक्ट होता नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस से वो जुड़ गए हैं। अच्छा, हम बाकी एक अगर अगर आपने हम हनुमान बेनीवाल के नाम का जिक्र किया ही है, मैं नवीन जी इसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि कहते हैं कि पिछली बार हनुमान बेनीवाल को जीत बीजेपी के उस लहर की वजह से भी मिली थी, एक बड़ा प्रभाव, एक बूस्ट उनको उसमें भी मिला था। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो इस बार के चुनाव में है, क्योंकि बीजेपी से अलग है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चलती है और बहुत सारे कहा जाता है कि कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना चेहरा नाम की बजाय मोदी का चेहरा और कमल के फूल के साथ वो आगे प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो यह इस बार का चुनाव अग्नि परीक्षा होगी हनुमान बेनीवाल के लिए, ऐसा भी देखें जी। मैं एक बार फिर से सब बचाऊंगा क्वेश्चन। हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगी। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था और अब तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पिछली बार तो मोदी लहर में वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार उनको अपने दम पर वो चुनाव पूरा लड़ना है और जीत करके भी दिखाना है। इस बार ये कठिन निश्चित तौर पर उनके लिए होने वाला है, क्योंकि ये कठिनाई जो है विधानसभा चुनाव में भी नजर आई। विधानसभा चुनाव में जैसी उम्मीदें थी कि आरएलपी एक बड़ी तोड़फोड़ कर सकती है, बहुत जगह पे डैमेज कर जाएगी बीजेपी या कांग्रेस को, वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट हनुमान बेनीवाल खुद अपनी सीट जीतने के लिए उनको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े थे, उनकी जीत एक समय में संशय में थी। तो ये तो निश्चित तौर पर कठिनाई होने वाली है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वोट जो है 2 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। सो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के लिए अभी भी आसान सीट है, जबकि कई बार ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस बड़ी अच्छी टक्कर बीजेपी को दे सकती थी। लेकिन वहां पर जो है कैंडिडेट के सिलेक्शन में नुकसान हुआ। मैं आपको उदाहरण एक जोधपुर सीट का देता हूं। जोधपुर सीट का अगर आप देखेंगे जो विनिंग मार्जिन है, जोधपुर सीट में विनिंग मार्जिन गजेंद्र सिंह शेखावत का रिड्यूस हुआ है। 2014 जहां वो जीतते 38% के मार्जिन के साथ 4,10,000 से, वो उनका 20% पे आके निपट जाता है 2019 में, और लोकप्रियता में भी कमी हुई है। लेकिन यहां पर जब कैंडिडेट खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दिया गया जहां पर कि एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे निकलते हैं। तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी कर जा रही है कि मजबूत होती सीटों को भी वो कमजोर कर रही है। जहां पर उनके टाइप से वहीं पर उम्मीद मानिए कि थोड़ी सी मजबूत लगती है। यानी कि गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को इसमें थोड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, भीमराज जाखड़ जी। बहुत स्वागत है भीमराज जी आपका। मैं आपसे सवाल हूं, लेकिन उससे पहले चेतन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो छोटे राजनीतिक दल हैं, जो इंडिपेंडेंट चेहरे खड़े हुए हैं, आपको लग रहा है, आप तो कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले जो जीत का मार्जिन था उसको बढ़ाएंगे, लेकिन मुकाबला तो कई सीटों पर बड़ा कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा है। शुभेंदु जी, आप चुनाव तय हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, और जो संकेत आने लगे हैं आप देख रहे हैं। जयपुर सीट ले लीजिए, राजसमंद सीट ले लीजिए, भीलवाड़ा सीट ले लीजिए, और तो झुंझुनू सीट ले लीजिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को असहाय महसूस करके और ये कह रहे हैं मीडिया को कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमें जबरदस्ती टिकट पकड़ा दिया गया है, यह अपने आप में सूचक है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति धरातल पर क्या है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने नागौर की बड़ी बात की करनी चाहिए। नागौर के अंदर, नागौर की एक चीज बताता हूं मैं आपको। नागौर में माननीय हनुमान जी बेनीवाल पहला चुनाव इंडिपेंडेंट जीते थे 35,000 वोटों से। उसके बाद में उपचुनाव हुआ वहां पर, और वहां पर नारायण जी बेनीवाल उनके भाई 6,000 मतों से जीते। और ताजा जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें हनुमान बेनीवाल जी खुद चुनाव लड़े और 2,000 मतों पे आगे। ये इसलिए मैंने बताया है कि किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी का ग्राफ एक विधानसभा क्षेत्र में कैसे गिरा है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने 2 जगह समझौता करने का प्रयास कर रही है, आरएलपी और बीएपी का प्रभाव बांगड़ अंचल में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस साइड में। अब आप एक कल्पना कीजिए कि एक बीएपी पार्टी जो विधानसभा के अंदर 1-2 सीट जीत जाती है, उससे समझौते के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस तड़प रही है, और तो और कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद जी भगोरा ने कभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि अगर कांग्रेस बीएपी से समझौता कर रही है तो कांग्रेस बांगड़ में खत्म हो जाएगी और हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, अब आइए सीकर सीट पर। सीकर सीट कांग्रेस का शेखावटी गढ़ माना जाता है विधानसभा चुनाव तक,
वो सीट भी कॉमरेडों को दे दी। गोविंद सिंह डोटासरा जी की लड़ने की हिम्मत नहीं है। अब आता हूं आगे, जोधपुर सीट की भी बात की हमारे पास राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने। जोधपुर सीट में अशोक गहलोत साहब अगर श्योर होते कि हम जीत जाएंगे तो कभी भी अपने पुत्र को जालोर सिरोही वो नहीं भेजते, क्योंकि गहलोत साहब 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। सरदारपुरा सीट से विधायक है जो जोधपुर के अंदर आती है, और वहां से पुत्र को चुनाव नहीं लड़ा करके अपने आप जालोर सिरोही भेजना, हाँ। ये साबित करता तो है उनको कहीं संभावनाएं जालोर सिरोही में नजर आ रही होंगी। नहीं। उसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना। आता हूं। देखो शुभेंदु जी, आदमी अपना घर कब छोड़ता है? तब छोड़ता है जब उसको ये लगता है कि इस घर में मेरा सम्मान नहीं रहा है, तब वो दूसरे घर की तरफ देखता है। जालोर सिरोही की बात भी कर लेता हूं। जालोर सिरोही सीट हम करीब 4 लाख से ज्यादा मतों से हम जीतने वाले हैं। आगे आता हूं। कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि मैं क्या क्या चीज आपको बताऊं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पावरफुल पार्टी जिसने 65 साल तक भारत पे राज किया, आज उस पार्टी के नेता स्टेज पर प्रहलाद गुंजल जी और शांति धारीवाल जी जिस प्रकार का वार्तालाप करते हैं, ये अपने आप में सूचक है कि कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है। तीसरी बात, हनुमान जी पे एक नई बात और बताना चाहता हूं मैं। 2014 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, हमारे CR चौधरी साहब लड़े थे। उस समय हम ज्यादा मतों से जीते थे। जब हमने हनुमान बेनीवाल जी को समर्थन दिया तो हमारे 30,000 मत कम हो गए। नागौर के अंदर 30,000। CR चौधरी जितने मतों से जीते थे उससे हनुमान बेनीवाल 30,000 कम मतों से जीते। तो आप ये मान के चलिए कि हनुमान जी की वर्तमान नागौर में स्थिति क्या है। अब आता हूं मैं लास्ट बात, अंतिम बात देना चाहता हूं। अब आप आइए लोकसभा का वोटिंग पैटर्न और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न। विधानसभा के 14 ले लीजिए, बीजेपी 54.5 है और कांग्रेस 35%। 2019 का ले लीजिए, बीजेपी 58.95 और कांग्रेस 35%। सर सीटों के हिसाब से देखिए ना, कई सीटों के हिसाब से ग्राफ नीचे जा रहा है। और उसी बात को नवीन जी ने बताया भी कि आप कई ऐसी फोकस सीटें हैं, कई बड़े चेहरे हैं जहां पर ग्राफ बीजेपी का नीचे जा रहा है। और ये इसमें कमी कांग्रेस की है कि उन्होंने उतना मजबूत कैंडिडेट उन सीटों पर नहीं उतारा। शायद चयन में कोई उनकी पार्टी की इंटरनल पॉलिसी है, वो किसी को भी उतारे, लेकिन अगर मजबूत कैंडिडेट होता तो मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो सकता है। शुभेंदु जी मैं आता हूं। हाँ, विधानसभा में और लोकसभा में आपको पता है कितने प्रतिशत मतों का अंतर है? 23.5% मतों का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। आप एक कल्पना करिए ना, पायलट साहब क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? गहलोत साहब चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? डोटासरा जी चुनाव क्यों नहीं, इसीलिए नहीं लड़ना चाहते कि उनको पता है कि हार है। प्रताप सिंह जी खचरेवास ने क्या कहा जयपुर सीट में, आप जयपुर में आप पता करिए, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरे को पार्टी जिस जगह पर 8 में से 6 विधायक। चलिए मैं इस पर जरा जवाब ले लेता हूँ। जाखड़ साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाखड़ साहब, एक तो ये बड़ा ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को लेकर के बड़ा सवाल उठाते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी के नेता तो चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। जो बड़े नेता हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, छोटे नेताओं को लड़ा दिया जाता है, जिनको मैदान में उतारते हैं वो टिकट वापस करने के लिए लाइन में लगे होते हैं कि साहब हमें नहीं लड़ना चुनाव। इस पर जरा जवाब दे दीजिए पहले। शुभेंदु जी, चेतन जी वैसे मेरे सीनियर है, मेरे बड़े भाई भी हैं, और ठीक है बीजेपी का प्रवक्ता, अच्छी बात है। और कभी कभी मेरे को प्यार भी करते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज ए डिफरेंट इश्यू। मैं कवि का शायर है, यदि आप कहो तो मैं एक सुना देता हूँ आपको। नहीं, मन में मत रखिए, आप सुनाई दीजिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं है जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हम आज जंग लड़ रहे हैं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई का दौर का जंग लड़ रहे हैं। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं। उस टाइम भी हमारे पार्टी के पास पैसा नहीं था, हमारे नेताओं को जेलों में ठूसा जा रहा, मुग्ध में ठोके जा रहे थे, प्रॉपर्टी वो का हुआ आज है। पर जनता हमारे साथ है और जनता ही जिताती है और जनता ही माई बाप होती है, और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आपने शेर व शायरी भी कर ली, आपने बात कर ली, लेकिन एक चीज बताइए कि क्लीन स्वीप करने का 25 सीटें जीतने का जो मिशन है या रोड मैप है वो क्या है, कैसे जीत पाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ। ये बीजेपी जो कह रही है ना कि मैट्रिक लगाएंगे, शुभेंदु जी हैट्रिक कुछ नहीं है। बीजेपी की हालत बहुत खराब है। चेतन भाई साहब अंदर से कुछ भी कहे, पर अंदर से इनको सब पता है कांग्रेस की 13 सीट जीत रही है आज के दिन में। यदि समीकरण इसी तरह चलते रहे, मैं आपको बता रहा हूँ आल और हिंदुस्तान में 100 से ऊपर सीटें बीजेपी की। आप राजस्थान से 13 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं? 13 सीटें कांग्रेस जीत रही है। और 13 क्यों सर? 12, 14, 15, 18 कहीं और भी, तो ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि 13 सीटें? शुभेंदु जी 20 दिन से दौरे कर रहा हूं और मैं रात को ही आया हूं और मैंने सारा सर्वे किया है, और भी लोग हैं।
पर जो फैक्ट समीकरण है वो मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ। आज पहला आपका ही चैनल होगा जब मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ, और आपको मैं विश्वास दे लेता हूँ हो सकता है इसके अंदर बढ़े, बट बीजेपी जिस तरह हवा बनानी चाह रही है, क्योंकि आज हर तरह से इन्होंने आपको देखा कोई तो कारण होगा सर 13 सीट जीतने का। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गठबंधन किया उससे नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब आरएलपी हमारे साथ थी तो हमें नुकसान हो रहा था, और अब तो आपके साथ है तो आपको नुकसान होगा। सुवेंद्र जी इनसे पूछिए कि आपके गठबंधन में एनडीए में कितनी पार्टियां हैं, ये पूछ तो लीजिए एक बार इनसे। इन्होंने कभी गठबंधन किया नहीं, क्या कौन गठबंधन करती है? पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट ऑफ इलेक्शन होता है। कौन? चलिए 13 सीटों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। और छोटी पार्टियों का बड़ा असर क्या इस चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव में हमने छोटी और निर्दलीय दलों के जो नेता होते हैं उनका बड़ा प्रभाव देखा है। बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के वो किले को ढहाने में उनके पास ताकत होती है, हिम्मत होती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर अब हम खड़े हैं तो क्या यहां पर भी निर्दलीय कुछ पलटने जा रहे हैं, कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, या कुछ सियासी बदलाव होता हुआ दिखाई देगा चुनाव के अंदर? जरा समझने की कोशिश करते हैं, इन्हीं तमाम चीजों को जरा डिकोड करेंगे। और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। मैं नवीन जी एक जरा जल्दी से एक इस पर रिएक्शन ले रहा हूं कि असल में किसी गठबंधन के साथ आना, कुछ सीटों का आपने जिक्र किया, लेकिन चेतन जी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट अगर हम उतर रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा। वो कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी है। कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनका ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया है। अब इसमें इस चुनाव का समीकरण कहाँ करके टिकता है? देखिए 13 सीटें तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जीत पाएगी। हालांकि जिस तरह से कैंपेन चल रहा है बीजेपी में भी बाद में 25-0 करे, पर वर्तमान में अगर आप मुझसे पूछें तो बीजेपी कम से कम 7-8 सीटों पे बहुत टक्कर की स्थिति में। चुरू एक बहुत हॉट सीट है इसके अंदर, जहां पर कि चुरू में मुकाबला राहुल कसवा के उतरने की वजह से कठिन हो चुका है काफी ज्यादा। वहां पर जाट कम्युनिटी उसको ईगो इश्यू बना चुकी है। अब ये देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। आप बाड़मेर सीट को देखें, यहाँ रविंद्र सिंह भाटी के उतरने का जो नुकसान है वो भी बीजेपी को होने वाला है, जबकि भाटी एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी पहले अपने साथ लाई और फिर उनको खो दिया, तो वो भी बीजेपी को एक नुकसान होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। नागौर की हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा कुछ एक सीट्स हैं जहां पर कि बीजेपी का वोट परसेंटेज मतलब विनिंग मार्जिन जो है वो बहुत तेजी से गिरा, और इसमें मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बताऊं तो आप देखिए यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर में भी 13% का पहले मार्जिन था, ये 9% पर आ जाता है। इसके बाद जो है आपका दौसा वाली सीट जो है ये अभी भी कठिन है। यहाँ पर हालांकि पिछली बार मार्जिन बढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट को चेंज किया गया है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा है। तो दौसा, करौली, चुरू, बाड़मेर, नागौर, ये कुछ सीट्स मुझे लगती है जहां पर की अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है बीजेपी पे, यहाँ पर टफ फाइट मिलने की संभावना है। ठीक है, मैं इसमें चेतन जी एक चीज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ा जोर से दावा कर रहे हैं कि 13 सीटें वो इस बार के चुनाव में जीतेंगे, यानी कि कोई असेसमेंट तो हो गई। अब मैं जानूंगा उनसे कि कौन सी वो 13 सीटें हैं, और ये नज़र भी आ रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला है। बेशक आप प्रवक्ता हैं, आप तो कहेंगे कि नहीं जी माहौल बन रहा है, लेकिन माने ना माने कहीं ना कहीं ये फाइट थोड़ी सी टफ नजर आ रही है। भीमराज जी ने एक बात कही थी गठबंधन की, मैं गठबंधन ने विरोध नहीं किया, हमने भी किया, गठबंधन करते हैं, कभी विरोध नहीं किया मैंने गठबंधन का, हर पार्टी स्वतंत्र है। मैंने ये कहा था जो कांग्रेस के गढ़ है सीकर, शेखावाटी, वहां गोविंद सिंह जी डोटासरा बड़े पावरफुल नेता इनके हैं, लक्ष्मणगढ़ से विधायक है, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए सीकर लोकसभा से, और सीपीएम को सीट दी है अमरा राम जी को, जिन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। जब मैं ये कह रहा हूं कि आप कल्पना करिए कि जो होम टाउन है जहां से विधायक है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, ये चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? दूसरी पार्टी सीपीएम जैसी छोटी पार्टी को अगर वो सीट, मैं तो कह रहा हूं गिफ्ट में दे रहे हैं, गिफ्ट में ये सीट सीपीएम को कांग्रेस ने गिफ्ट में दी है, और ऐसे नागौर की सीट, ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो मैं बार बार कहता हूं गठबंधन का विरोध की बात मैंने नहीं कही, करनी चाहिए, आप करिए, आपका पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता हूं मैं 13 सीटों पे, आप देखिए तो सही, आप घूमिए तो सही, आप पूर्व आंकड़े तो देखिए। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, 2018 में हम गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में विधानसभा सीटें हार गए थे,
उसके बावजूद गंगानगर हनुमानगढ़ सीट हमने 4 लाख मतों से जीती है, बीकानेर सीट हमने 2,76,000 मतों से जीती है, और चूरू सीट 3,88,000 मतों से जीती है, जबकि विधानसभा में हमारे अभी ताजा 2023 ये तो खैर है सर के थोड़ा सा टफ है, माने ना माने, मैं इसलिए बार बार, और हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि जहां पर मुश्किल था वहां पर आपने कोशिश की कि जो दूसरे राजनीतिक दल के जो बड़े प्रभाव वाले नेता हैं उनको अपने पक्ष में लाया जा सके, और ये आपने किया भी, और ये किसी भी ये गलत नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की रणनीति होती है। सुमेंद्र जी, मैं तो सच्चाई, मैं तो अच्छी सच्चाई बता रहा हूँ, अच्छी सच्चाई आपको। गंगानगर में समय थोड़ा सा कम है सर, जल्दी से बात कीजिए। हाँ, लास्ट गंगानगर में 6 में से 5 विधायक कांग्रेस के, हनुमानगढ़ में 5 में से 4 विधायक कांग्रेस के, फिर भी हम कह रहे हैं हम गंगानगर हनुमानगढ़ सीट 5 लाख मतों से जीतेंगे। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, जिस दिन आप रिजल्ट निकले उस दिन आप मेरे को बुलाना। चलिए ठीक है, मैं जरा जाखड़ साहब को भी जोड़ लेता हूं। जाखड़ साहब, अब बताइए 13 सीटों में से कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। सर चूरू है, चूरू सीट 100% जीत रहे हैं, जब राजेंद्र राठौड़ का मोरिया बोलना तय और उनका राजनीतिक खात्मा तय होगा। मैं आज इस चैनल पे दावा, क्योंकि उन्होंने जो कर्मकांड किए और उनके पुराने ताश के पत्ते दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं। गंगानगर भाई साहब ने खुद ने कहा, चेतन जी भाई साहब ने, कांग्रेस के पास सीटें, कांग्रेस सीट है और किसान आंदोलन का बड़ा असर है। और गंगानगर में आपको कह रहा हूं वो सीट है, चेतन जी याद कर लेना, जब आपकी वसुंधरा सरकार थी, नियत किसान पानी मांग रहे थे, आप गोलियों से बूंद रहे थे, याद कर लेना वो जर्जर। और किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिले की 2 सीटें बादरा और नौर, वो भी चूरू जिले के अंदर आती है। अब चलते हैं हमने आगे चलिए, आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर चूरू, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर हनुमानगढ़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके थे। दुखद विषय यह है कि उनके गुजरात, आंध्र प्रदेश वहां लागू नहीं है, राजस्थान में लागू है। पर आज भी मैं आपको आया करूं, जिस दिन ताश के पत्ते खुलेंगे चेतन जी, उस विषय पे बहस हो तो मुझे भी बुलाना। यदि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बराबर का घोटाला सिद्ध होगा, ये चलिए नतीजे आने दीजिए, अभी तो शुरुआत है, नतीजे आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जाखड़ साहब आपको जरूर बुलाएं, उन 13 सीटों का विश्लेषण जरूर करेंगे जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। तब तो बीजेपी को ना ईडी बचा पाएगी, ना सीबीआई बचाएगी, ना इनकम टैक्स बचाएगा। मैं माफी के साथ रुक रहा हूं, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस मुद्दे का कोई अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन छोटी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, वो इस चुनाव के अंदर कितना दम दिखाएंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया तीनों का ही कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का अपना वजूद है, लेकिन छोटे सियासी दल कितना महत्वपूर्ण है, ये इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।